हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ की इस सीरीज में आज के इस विशेष भाग में हम देखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में। अउल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाने जाने वाले वैज्ञानिक और अभियंता मतलब इंजीनियर बने थे। वे रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया कि जीवन में चाहे जैसे भी आपकी परिस्थिति हो, ना डरे, ना डगमगाए, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ठान लेते हैं तो वो पूरा कर सकते हैं। अब्दुल कलाम के इस विचार को आज भी युवा पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापन के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो संभाला और भारतीय नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयागों से वे शामिल थे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान के प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवाओं में अपनी नागरिक जीवन में बिताने के लिए लौट आए। अपनी आत्मकथा अग्निपंख में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रामेश्वरम में अपने बचपन के दिनों में, सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिचिरापल्ली में अपने दिनों और बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में तथा मद्रास में पढ़ाई दिनों के बारे में खुलकर बताया। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर, कॉलेज परिसर में विमान की प्रतिकृति को देखकर उन्होंने मन में ही आकाश में उड़ने की आकांक्षाएं और बीजारोपण किए। रॉकेट विभाग में इंजीनियरिंग के रूप में वे कार्य करते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिमत्व को तकनीकी अनुसंसाधन और आयाम को दिया। वहां से भारतीय मिसाइलों और के जनक तक की यात्रा को अग्निपंख में उन्होंने दिलचस्प ढंग से वर्णित किया है। प्रोफेसर वाई एस राजन के सहयोग से लिखी गई पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर अ मिलेनियम इन्होंने देश की समग्र प्रगति का एक सपने में कैद किया है। और अगली पुस्तक यूनाइटेड माइंड्स में उन्होंने इस विचार को सामने रखा है, कैसे बच्चों के मन में जागरूक कर कर स्वप्न जैसी तस्वीर को हकीकत में बदल दिया जा सकता है। इसका विस्तार में इस पुस्तक में चर्चा की गई है। एक रॉकेट इंजीनियर से लेकर देश की प्रगति पर गहरी नज़र रखने वाले एक परोपकारी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति तक की उनकी यात्रा देखना एक दिलचस्प कहानी है। यह राह आसान नहीं थी। उन्हें सफलता के साथ साथ कई असफलताओं का भी सामना करना पड़ा। उनके जीवन में उनके धैर्य और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने वाले कई घटनाएं घटी है। उसका विस्तार से उनकी पुस्तक में उन्होंने चर्चा की है। कम उम्र में ही उनके लिए एक महान अवसर आसानी से उपलब्ध नहीं हुए हैं। माता-पिता, शिक्षकों और उनकी शिक्षा प्राप्त करने के आग्रह उन्होंने किया। बाद में उन्हें अपने इच्छित विषय में काम करने का उनको मौका मिला और वे आसानी से वहां पहुंच नहीं पाए हैं। यह अभिमान होगा कि उनकी क्षमताओं के साथ-साथ अन्याय करने जैसा नहीं है। वास्तव में उन्होंने हर अवसर को एक चुनौती के रूप में उसे ढूंढा और उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी को सक्सेस में बदलने की कोशिश अपने जीवन में करते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने परिस्थितियों को साथ साथ लड़ते हुए वे अपनी हर सफलता और असफलता से सीखते रहे हैं और उसके साथ उन्होंने अपना विकास किया। अपने जीवन में प्रत्येक चरण में आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी सटीक तस्वीर आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। उनके पास काम का तुरंत अनुमान लगाने और यह पता लगाने की गहरी नज़र थी। इसकी वजह से ही वो सफल हो सके। उनके जीवन में सफलता शायद ही किसी संयोग से मिली हो। उन्होंने अपने काम को हर छोटी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी पद्धति अधिकतम बुद्धि का उपयोग करने से पहले इसके कार्य योजना बनाने और उनको शीघ्रता से पूरा करना था। यदि वे असफल ही हो जाते तो निराश न होकर ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सबसे पहले गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने आसपास को किसी भी निराशा व्यक्ति को प्रोत्साहन और मोटिवेट करना ज़्यादा
इम्पोर्टेंट समझा। इसी तरह से उन्होंने हर एक के बाद एक परियोजनाएं पूरी की और रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता के हासिल की, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। आंखों के सामने स्पष्ट लक्ष्य रखना, उसके लिए कड़ी मेहनत करना, असफलता का धैर्यपूर्वक सामना करना, सफलता में भी मानवता न भूलना, ईश्वर में गहरी आस्था रखना, किसी भी काम की सराहना करना, आलोचना करते समय सकारात्मक रहना, अच्छा व्यक्तिगत व्यवहार बनाए रखना उनके प्रमुख गुण थे। उनकी वजह से ही वे अपना व्यक्तिमत्व विकास कर पाए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ। रामेश्वरम यह तमिलनाडु में आता है। वे एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन ने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। घर की परिस्थिति बिकट थी। उनके पिता पे उनका गहरा असर था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और वे सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर उनके पिता का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार की वजह से अब्दुल कलाम के बहुत ही काम वो का साबित हो गए हैं। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनकी दीक्षा संस्कार का हुआ था। उनके शिक्षण इदयदुराई सोलेमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों का भली-भांति समझ लेना जरूरी है और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना उतना ही महत्वपूर्ण है। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पे लेके गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को देखकर अच्छे से उन्हें यह समझ में आया कि ये पक्षी किस तरह से उड़ते हैं। उसी समय अब्दुल कलाम ने भविष्य में विमान विज्ञान में ही अपनी रुचि दिखाई। कलाम के गणित अध्यापन के सुबह ट्यूशन लेने के समय 4 बजे होते थे और ये 4 बजे वो अपने अध्यापक के घर जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरण करने का भी कार्य किया है। उन्होंने 1950 में एमआईटी मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विमान में अपनी उपाधि प्राप्त कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश लिया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। परियोजना निर्देशक के रूप में वे भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान मतलब SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। 1982 में उन्हें रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। 1972 में वे भारतीय के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपण बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी उन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपण गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपणों को स्वदेशी तकनीक से बनाया गया था। कलाम ने जुलाई 1992 में और दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास के विभाग के सचिव थे। उन्होंने राजनीति प्रक्षेपण प्रणाली का उपयोग अग्रयानों और रूप में बनाया था। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण के परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर यह तय कर लिया। यह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण में क्षमता प्राप्त करने वाले सफलता में लिस्ट में अपना नाम दर्जित किया। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक करने के लिए एक विशेष सोच का प्रदान किया था। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान के वापस निदेशक के तौर पर आए थे और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के रूप में विकास पर केंद्रित किया था। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय उन्हें जाता है।
1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार के लिए नियुक्त किए गए थे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण का और परमाणु शक्ति में संपन्न राष्ट्रों की सूची में अपना स्थान पक्का किया। 1998 को राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। डॉक्टर कलाम डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में इनमें शामिल थे। सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब डीएई यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और रक्षा मंत्रालय दोनों को संयुक्त प्रयास में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। डीएई के तहत ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र या बार्क जिसे कहा जाता है, इनमें महत्वपूर्ण दोनों ने अपनी भूमिकाएं निभाई थी। परमाणु ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन करने वाली इस प्रसिद्ध संस्था ने पोखरण विस्फोट के लिए परमाणु बम ईंधन विकसित करने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली थी। सामूहिक विनाश के हथियार बनाने में डीआरडीओ को शोधनकर्ता के ज्ञान और परमाणु ऊर्जा के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए बार्क ने शोधकर्ताओं के अनुभव को मिलाकर देश में एक परमाणु बम विस्फोट करने में सफल हुए हैं। ईंधन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते समय ईंधन का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वजन और सतह क्षेत्र के एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। इस कुशल को बार्क के शोधनकर्ता के अंजाम दिया था। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम को पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक पल की भी रुकावट न देते हुए उन्होंने जवाब दिया कि मैं अपने सभी बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं सभी पदों को लोगों को एक समय सामंजस्यपूर्ण समूह बनाने में सक्षम हो पाया, जो अच्छा काम करते हैं, एक दूसरे में पूरक है। जिन्होंने जिन लोगों को अपनी परियोजना में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी, सभी आज देश में प्रमुख परियोजनाओं में प्रमुख कार्य कर रहे हैं। अब्दुल कलाम ने ये भी कहा कि उनमें से कुछ लोग मुझे अधिक मुझसे निपुण हैं। जब मुझे उनकी प्रगति के बारे में पता चलता है तो मुझे और भी बेहद खुशी होती है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को परमाणु वैज्ञानिक, मिसाइल मैन जैसे विशेष नामों से सम्मानित किया जाता है। उनके नेतृत्व में पूरे उपग्रह प्रेक्षण यान और 5 मिसाइल के बारे में आम जनता तो जानती है, लेकिन इसके अलावा भी उनके मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुई है, लेकिन इसके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक नज़र डालें, तो जिन पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया है या मार्गदर्शन किया है, उनकी तकनीक का कार्य का व्यापकता और भी समझा जा सकता है। जैसे नंदी उनकी पहली स्वतंत्र परियोजना थी, जो एक भूमि आधारित पानी से संचालित हॉवरक्राफ्ट थी। जब वह बेंगलुरु में एरोनॉटिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में तैनात थे, तभी उन्होंने ये प्रोजेक्ट को उन पे सौंपा गया था। 750 किलोग्राम वजनी एक वाहन को 40 मिलीमीटर मोटे एयर कुशल बन पर बनाया और चलाया जाता था। डॉक्टर कलाम ने जब परियोजना शुरुआत की तो उनकी आंखों के सामने संदर्भ के लिए कोई मॉडल उपलब्ध नहीं था। कई साथियों के उनके कहा गया कि ऐसे वाहन बनाना असंभव है, लेकिन कलाम और उनके सहयोगियों ने पहले से ही डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और इसे वास्तव में इस कदर से चलाया कि वो पॉसिबल कर सके। उनका अगला प्रोजेक्ट राटो प्रणाली का निर्माण करना था। पहाड़ी या चट्टानी इलाकों में जमीन समतल नहीं होती है, इसलिए हवाई जहाज उड़ानें भरने और उतरने के लिए रनवे बनाने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े लड़ाऊ विमानों का उपयोग नहीं किया जा सकता था। रॉकेट असिस्टेंट टेक ऑफ यानी रैटो प्रणाली जेट इसी तरह से बड़े विमानों को छोटे रनवे पे तेजी से गति तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों का उनका उपयोग संभव हो सकता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कलाम को ऐसे रोटो सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। ऐसे रॉकेट रूस से आयात किया जाते थे। डॉक्टर कलाम ने यहाँ इस प्रणाली को विकसित करने के लिए वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता मानी और स्वदेशी निर्मित रोटो सिस्टम बनाने की तय कर ली थी। 8 अक्टूबर 1972 में सुखोई 16 ने जेट विमान ने स्वदेशी रोटो प्रणाली का उपयोग करने के लिए 1200 मीटर लंबे रनवे उड़ान भरी। इस प्रकार के जेट विमान की आमतौर पर कम से कम 2 किलोमीटर के रनवे की आवश्यकता होती है, जहां रूस आयात प्रणाली की लागत से कम में भारत ने ये प्रणाली निर्मित की थी। 1982 में डॉक्टर कलाम ने डीआरडीओ के प्रमुख पद का स्वीकार करके हैदराबाद आए।
वहाँ डीआरडीओ के प्रयोगशाला में उन्होंने मिसाइलों के विभिन्न भागों के लिए आवश्यक मिश्रित सामग्री के लिए डायरेक्टरेट ऑफ द एडवांस कंपोजिट नामक एक विशेष विभाग शुरू कर दिया। इसमें एकीकृत मिसाइल परियोजना के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरण बनाने के लिए एक नए कंपोजिट बनाए गए थे। 1991 में अधिक उन्नत कंपोजिट बनाने के लिए उसी प्रभाग का विस्तार उन्होंने किया। इसमें मिसाइलों को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटराइज मदद से एडवांस सामग्री विकसित करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने दी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरीके से अनुशासन का पालन करने वाले वे इंसान बने थे। ऐसा कहना जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुरल का भी अनुसरण करते हैं। उनकी भाषा में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य मिलता है। राजनीतिक स्तर पर डॉक्टर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका या विस्तार और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। भारत को महाशक्ति बनाने के लिए वे कदम बढ़ाते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तक भी लिखी है, उनकी रचना भी उन्होंने की है। उनकी तकनीक को भारत का जनसाधारण लोगों तक पहुंचाने में हमेशा वे वकालत करते थे। बच्चों और युवकों को डॉक्टर कलाम बेहद प्रेम करते थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदा स्मित रहते थे, चाहे वह दफ्तर हो या उनके साथ कोई उनके कलीग हो। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। डॉक्टर कलाम के 79 के जन्मदिन पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया गया है। उनके द्वारा इसरो और डीआरडीओ में कार्य के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों को लिखे तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य के हेतु उन्हें ये नवाजा गया है। 1997 में डॉक्टर कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जिनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत की तकनीकों के विकास में अभूतपूर्व योगदान के तहत उन्हें यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के याद में भारत के तमिलनाडु रामेश्वरम द्वीप शहर के पेई कुरुम्बु उनके नाम पर एक स्मारक भी बनाया गया। 27 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने करवाया था। स्मारक के रॉकेट और मिसाइलों के विभिन्न प्रतिकृतियां रखी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम को दर्शाती है। साथ ही साथ उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे क्रिएटिव पेंटिंग भी प्रदर्शित की गई थी। साथ ही साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन को दर्शाने वाली सैकड़ों चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। स्मारक के प्रवेश द्वार पर अब्दुल कलाम की एक मूर्ति लगाई गई है, जिसके उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, क्योंकि उसके अलावा बैठी हुई और खड़ी मुद्रा में 2 और मूर्तियां भी है। इसके अलावा उन्हें 1998 में भारत सरकार से वीर सावरकर पुरस्कार भी मिला है। 2000 में अलवर रिसर्च सेंटर से चेन्नई में रामानुजन पुरस्कार भी मिला। 2007 में उन्हें रॉयल सोसाइटी यूके द्वारा किंग चार्ल्स द्वितीय पदक के यूके के वॉलरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट ऑफ द साइंस की उपाधि भी दी गई है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास 40 विश्वविद्यालयों के मानद डॉक्टरेट की उपाधि ही उनको मिली है। इतना ही नहीं कि 15 अक्टूबर 2015 को डॉक्टर कलाम के 84वीं जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित डीआरडीओ के भवन में कलाम जी की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनकी उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक देश भर यात्रा करने और विविध पृष्ठभूमि के लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को बातचीत करने में उनका जुनून दिखाई देता है। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करने और उनके सवालों का जवाब देने में, जिसमें उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए उनके वास्तविक रूप रुचि का पता चलता है।
राष्ट्रपति पद पर अपने कार्यकाल के बाद भी डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देश भर के स्कूलों में यात्रा करते रहे, छात्रों को प्रेरणादायक भाषण देते रहे और अपने असाधारण दृष्टिकोण को साझा करते रहे। अब्दुल कलाम ने सभी क्षेत्रों में लोग उनको पसंद करते थे क्योंकि वे विनम्र और बातचीत करने में आसान थे। लाखों लोग उनकी जिंदगी, सादगी, ईमानदारी और जीवनी के प्रति आशावादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। उनके मिलनसार स्वभाव के साथ जनता उनको जनता का राष्ट्रपति यह किताब उन्होंने दिया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 4 किताबें लिखी है। उसमें पहला है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा इंडिया 2020 ए विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम, थर्ड माई जर्नी और फोर्थ इंग्राइटेड माइंड्स अनलिस्निंग द पावर ऑफ विदिन द इंडिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के करीबी रहे एमएस खान, उन्होंने अपनी किताब द पीपल प्रेसिडेंट में लिखा है कि उन्होंने एक सच्चे मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताया है, लेकिन सभी धर्मों के प्रति उनका बहुत ही सम्मान उनको था और उनका मानना था कि इंसानियत की ही इंसान के सबसे बड़ा यह गुण उनको मिला है। वे हर दिन नमाज अदा करते थे, लेकिन भगवत गीता भी पढ़ते थे। वीणा बजाने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए धर्म एक निजी मामला है और वे इस बात पर जोर देते थे कि किसी दिखावे के विषय में उन्हें नहीं पढ़ना है। वे कहा करते थे कि समाज के साथ व्यवहार में अपना मानवतावादी होना चाहिए। डॉक्टर कलाम अक्सर यह कहानी सुनाया करते थे कि वे कैसे उनके गुरु विक्रम साराभाई और वैज्ञानिक शोध के लिए चर्च की जमीन मांगी और उन्हें यह मिल गई, क्योंकि बिशप का मानना था कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही मानव समृद्धि, मन और शक्ति के लिए सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने अपनी सरकार के गिरने से पहले और बीजेपी के तानों से तंग आकर उन्होंने भारतवासियों और दुनिया वालों को ये बताने की कोशिश की कि भारतीय सुरक्षा को कितनी ज़्यादा वो तरजीह देते हैं। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम का भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए फैसला लिया। इनसे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी भी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया है। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न से पुरस्कार वितरण समारोह में अब्दुल कलाम का नाम लिया गया और वो अपनी नीली धारी की टाई को बार बार पोंछ रहे थे। अब्दुल कलाम को इस तरह के औपचारिक मौकों को जाना उन्हें पसंद नहीं था। उस तरह के कपड़े उनको पहनना अच्छा नहीं लगता था। वे अपने आप को कहीं सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी भी रास नहीं आया। यहाँ तक कि वे चमड़े के जूतों की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शूज को पहनना पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाले वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कलाम को पहली बार उनकी मुलाकात 1980 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें और उनके प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद प्रमुख सांसदों को मिलने के लिए उन्हें बुलाया था। डॉक्टर कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक लगी तो वे घबरा गए थे और अपने प्रोफेसर धवन से बोले, सर मेरे पास तो न सूट है न कोई जूते, मेरे पास मेरी ही जो चप्पल है वो है। सतीश धवन ने कहा और मुस्कुराते उन्होंने जवाब दिया कि अब्दुल कलाम, तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें कोई भी सूट की जरूरत नहीं, इसलिए जिस हाल में हो उस हाल में पहुंचो। किताब वेपन्स ऑफ द पीस में लिखा गया है कि उस बैठक में जब इंदिरा गांधी ने कलाम को अटल बिहारी वाजपेयी से परिचय करवाया तो उन्होंने कलाम के हाथ मिलाने की बजाय उन्हें अपने गले लगा लिया। ये देखते हुए इंदिरा गांधी ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए उन्होंने वाजपेयी की चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, लेकिन कलाम तो मुसलमान है। तब वाजपेयी ने जवाब दिया, जी हाँ मुझे ये पता है, ये पहले भारतीय है और ये एक महान वैज्ञानिक है। वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तब कलाम जी को उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनको न्योता दिया था। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो ये सबक थी कि वाजपेयी की सरकार एक काबिल मंत्री उनको मिलता, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को यह संदेश भी मिलता कि उनकी बीजेपी की सरकार अनदेखी इतर मुसलमान समाज को नहीं देखती है, एक समांतर रूप से देखती है। बट कलाम ने इस प्रस्ताव को पूरे एक दिन का विचार करने में लिए और अगले दिन उन्होंने वाजपेयी से बड़े ही नम्रता से उनको ये प्रस्ताव का अस्वीकार करते हुए आंसर दिया।
उन्होंने कहा कि रक्षा शोध और परमाणु परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को निभाकर देश की बेहतर से बेहतर सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब्दुल कलाम ने ना वो पद को क्यों छोड़ा था और ये करना कितना इम्पोर्टेंट बन गए थे। इसी तरह से जब वाजपेयी ने उनको राष्ट्रपति पद के लिए चुनने की कोशिश की, तो 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनके संपर्क में स्थापित करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर पर चले जाएं और ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हो सके। जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका फ़ोन कनेक्ट किया, वाजपेयी फ़ोन पर आए और बोले कि कलाम साहब, देश के राष्ट्रपति के रूप में हमें आपकी ज़रूरत है। यह देखकर कलाम जी ने वाजपेयी को धन्यवाद तो दिया ही, कहा कि इस पेशकश पर मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा कि आप समय ज़रूर लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, मुझे ना नहीं चाहिए। 18 जून 2002 को अब्दुल कलाम जी ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक में कहा, आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं। उसी पे डॉक्टर कलाम ने उनके ठहाकों के बीच उनको जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मैं महोदय, मैं सिर्फ कुंवारा नहीं बल्कि ब्रह्मचारी भी हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सूट पहनने की ये जो कहानी है, ये भी उतनी ही दिलचस्प है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वे पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शूज पहनने वाले राष्ट्रपति अब कैसे दिखेंगे और क्या पहनेंगे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिससे पिछले कई राष्ट्रपतियों के उन्होंने सूट सिलाए थे। एक दिन आकर उन्होंने डॉक्टर कलाम जी का भी माप ले लिए। कलाम ने जी जाकर और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम और लाइफ में लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए सूट लेके आए और कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही के कपड़े पहनने वाले डॉक्टर कलाम, उनकी काया ही बदल गई थी। उन अच्छे दिख रहे थे पहले से ही, लेकिन कलाम इनमें से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं तो इसमें सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि इसके कट में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है जो मुझे सूटेबल हो। परेशान दर्जी सोचने लगा कि अब क्या कर सकते हैं। कलाम जी ने खुद ही सलाह दी कि इसके आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद कलाम ने इस कट से सूट का नाम दिया कलाम सूट, जो जाना पहचाना जाता है। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने की भी नफरत थी। बंद गले की सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार उन्होंने अपनी टाई में अपना चश्मा साफ करते हुए कई लोगों को देखते हैं। मैंने अपने ऐसे लोगों से कहा कि आपका जवाब था कि टाई पूरी तरीके से उद्देश्यहीन वस्त्र है। कम से कम इसका इस्तेमाल मैं कुछ तो कुछ काम के लिए कर पाता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही व्यस्त राष्ट्रपति होने के बावजूद कलाम अपने लिए कुछ समय जरूर निकाल लेते थे। उनको रुद्र वीणा बजाने का बहुत ही शौक था। अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव एस.एम. खां ने कहा था कि वे वॉक करना पसंद करते थे, वो भी सुबह 10 और दोपहर 4 बजे के बाद। वे अपना नाश्ता सुबह 10:30 बजे करते थे, इसलिए उनका लंच देरी से होता था। उनका लंच दोपहर 4:30 बजे या 5 बजे होता था और डिनर अक्सर 12 के बाद होता था। अब्दुल कलाम धार्मिक मुसलमान थे और हर दिन सुबह यानी फजर की नमाज पढ़ा करते थे। अक्सर उन्हें कुरान और गीता दोनों एक साथ पढ़ते हुए भी कई बार देखा गया है। वे स्वामी तिरुवल्लुवर उपदेशों की किताब थिरुकुरल तमिल में पढ़ा करते थे। वे पक्के शाकाहारी और शराब से वो अपना रिश्ता दूर दूर तक नहीं था। अगली कहानी ये ऐसी सीख देती है जो अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन में ठहराने के लिए बावजूद भी अब्दुल कलाम ने 3,52,000 का चेक काटा था और वो राष्ट्रपति भवन के मुख्य लोगों को दिया था। डॉक्टर कलाम को अपने बड़े भाई एपीजे मुथु इराकयार से बहुत ही प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी भी उन्हें अपने साथ राष्ट्रपति भवन में रहने के लिए नहीं कहा था। उनके लिए भाई का पोता गुलाम मोहिउद्दीन उस समय दिल्ली में काम करता था जब कलाम भारत के राष्ट्रपति थे।
लेकिन वे तब भी मुनीरका को किराए के एक कमरे में रहने के लिए कहा करते थे। 2006 में अब्दुल कलाम ने अपने परिवार को करीब 52 लोगों को दिल्ली में आमंत्रित किया था। इन लोग 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके थे। अब्दुल कलाम के सचिव रहे पीएम नायर ने कहा कि कलाम ने उनके राष्ट्रपति भवन में रुकने का किराया अपनी जेब से दिया है। यहाँ तक कि वे एक प्याली की चाय का भी हिसाब रखा करते थे। वो लोग एक बस में अजमेर शरीफ के लिए जिसका किराया अब्दुल कलाम इन्होंने खुद अपने जेब से भरा है। उनके जाने के बाद अब्दुल कलाम ने उनके अकाउंट से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति भवन कार्यालय में सुपुर्द किया था। 2005 में उनके बड़े भाई एपीजे मुथु इराइयार की उनकी बेटी नाजिमा और उनका पोता गुलाम हज करने मक्का गए थे। जब सऊदी अरब के भारत के राजदूत को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने राष्ट्रपति को अब्दुल कलाम को फोन करके उनके परिवार की हर तरह की मदद करने की पेशकश की। परंतु इसके बावजूद भी अब्दुल कलाम का जवाब था कि मेरे आपसे यही अनुरोध होगा कि मेरे 90 साल के भाई को बिना किसी सरकारी व्यवस्था के साथ साथ सिर्फ एक आम आदमी तीर्थयात्री की तरह हज करने की अनुमति दे और उसमें उनको सहयोग करे। 2002 की ये बात है, जहां बताया गया है कि इफ्तार भोजन का आयोजन क्यों करें। वैसे भी यहाँ आमंत्रित करते हुए लोग खाते पीते घर के होते हैं। तो अब्दुल कलाम ने यह जाना कि इफ्तार का खर्च करना है तो राष्ट्रपति भवन के अतिथि विभाग से उनको ये पता चला कि ये खर्चा भोजन के मोटे तौर पर 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। अब्दुल कलाम ने यह तय कर लिया कि ये पैसा अनाथालय के लिए देना उचित होगा। अनाथालयों को ऐसा सूचित किया जाएगा कि ये पैसा उनके लिए ही खर्च हो और ये पैसा उनके मदद के लिए साबित हो। राष्ट्रपति भवन की ओर से इफ्तार के लिए निर्धारित राशि आटे, दाल, कंबलों, स्वेटर का इंतजाम किया गया और 28 अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बांट दिए गए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अब्दुल कलाम ने फिर बुलाया अपने लोगों को और जब कमरे में वो और अकेले थे, उन्होंने कहा कि ये सामान तो आपके सरकार के पैसे से खरीदा दी गई है, इसमें मेरा योगदान तो कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने अपने जेब से 1 लाख रुपए का चेक अदा करते हुए कहा कि जिस तरह से ये पहले पैसे जिस तरह से अनाथ आश्रम के लिए बच्चों के लिए खर्च हुआ, उसी तरह से ये 1 लाख का खर्च भी उन बच्चों के लिए ही किया जाए और सही सलामत उन तक पहुंच पाए और इसके बाद ये लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह किस्सा राष्ट्रपति भवन के गार्डन में टहलते समय का है। उन्होंने देखा कि सुरक्षा गार्ड के केबिन में हीटिंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है और कड़ाके की ठंडी में उनको बचने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुलाया और उनके गार्ड के केबिन में जाड़े के दौरान हीटर और गर्मी के दौरान पंखा लगवाने की व्यवस्था की। अब्दुल कलाम जी की मानवता का और एक जीता जाता उदाहरण ये है कि एक बार मुगल गार्डन में टहलने के दौरान उन्होंने देखा कि एक मोर अपना मुंह नहीं खोल पा रहा है। उन्होंने तुरंत राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी डॉक्टर सुधीर कुमार को बुलाया लिया और मोर की स्वास्थ्य जांच करने के लिए कहा। जांच करते समय उन्हें पता चला कि मोर के मुंह में ट्यूमर है, जिसकी वजह से वो अपना मुंह पूरी तरीके से खोल नहीं पा रहा है और बंद करके वो अपना दर्द सह रहा है। वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है और वह बहुत ही तकलीफ में है। अब्दुल कलाम के कहने पर डॉक्टर कुमार ने उस मोर की आपात सर्जरी की और उसका ट्यूमर निकाल दिया और उस मोर को कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा गया और पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिर से मुगल गार्डन में उसे छोड़ दिया गया। मानवतावाद ही सबसे बड़ा धर्म है। ये तंजानिया के बच्चों की मुफ्त हार्ट सर्जरी करने पे उनका यह किस्सा मशहूर हुआ। 15 अक्टूबर 2005 को अपने 74वें जन्मदिन पे अब्दुल कलाम हैदराबाद में थे। उस दिनों वो शुरुआत में ही हृदय रोग से पीड़ित तंजानिया के कुछ बच्चों की मुलाकात उनके साथ उनका जीवन हैदराबाद के केयर अस्पताल में ऑपरेशन किया गया था। उन्होंने हर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें टॉफ़ी का एक-एक डिब्बा दिया, जिन्हें दिल्ली के लाए गए थे। बाहर बैठे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सुशील कुमार शिंदे, मुख्यमंत्री राजा शंकर रेड्डी और तेलुगु देशम के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इंतजार कर रहे थे। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इन बच्चों को उनके ऊपर तरजीह क्यों कर दी जा रही है। अरुण तिवारी एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी में लिखते हुए वो कहते हैं कि उस तरह से 2002 में तंजानिया की यात्रा के दौरान अब्दुल कलाम को पता चला कि वहाँ जन्मजात लोगों को दिल की बीमारी से वे पीड़ित हैं
उनके बच्चे बिना किसी इलाज के मर रहे हैं। वहाँ के लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी तरह इन बच्चों का और उनकी माँओं का दरअसल हैदराबाद ले लाने में मुफ्त व्यवस्था आप कर सकते हो। उन्होंने उनसे तुलसीदास से बात करने के लिए कहा और उस समय एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक भी थे। उस समय काम की मदद करने के लिए वो डॉक्टर राज़ी भी हुए और फिर केयर अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर सोमाराजू और वहाँ के प्रमुख हार्ट सर्जन डॉक्टर गोपीचंद मुन्नाम भी इनका मुफ्त इलाज करने के लिए तैयार हो गए। भारत में तंजानिया की उच्चायुक्त युवा नज़रियों से बच्चों की पहचान के लिए 24 बच्चों और उनकी माँओं का दरअसल इस हैदराबाद में लाया गया और केयर फाउंडेशन के द्वारा 50 लोगों की ठहरने की, खाने-पीने की व्यवस्था ही मुफ्त में की गई। ये सब लोग हैदराबाद के 1 महीने रुककर इलाज करने के बाद फिर अपने देश तंजानिया लौट गए। अब्दुल कलाम के आखिरी कार्यकाल में खत्म होने के साथ-साथ उन्होंने 1971 में लड़ाई के हीरो बने हुए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से मिलने की इच्छा अपनी प्रकट की और उनको जाके मिले। 2007 में उनके मिलने के ऊटी में वो गए। उनके लिए ये मिलने बाद कलाम का अंदाजा हो गया कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल जैसी पदवी तो दी गई है, लेकिन उनके साथ मिलने वाले उनको भक्ति सुविधाएं नहीं दी जाती है। दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने इस दिशा में कुछ इस तरह से फैसला लिया कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ उनके मार्शल अर्जन सिंह को भी सारे बकाया भत्तों का भुगतान करा दिया जाना उचित है। उस दिन से जब उनको ये पद दिया गया है, उस दिन से ये उनको जो भुगते हैं ये दिए जाएंगे। 2015 में शिलोंग में छात्रों को व्याख्यान देते समय अचानक उनके हृदय में दर्द पीड़ा शुरू हुई। हृदयघात की उनकी मृत्यु हो गई। वे एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक और अग्रणी इंजीनियर थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया था और देश की सेवा करते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पास भारत को एक महान देश बनाने का विजन था और उनके अनुसार युवा ही देश की असली संपत्ति है। इसलिए हमें उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने कार्यकाल राष्ट्रपति के पद को छोड़ने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फिर से अपने पुराने जुनून और लौट आए, जो छात्रों को पढ़ाने में उनका दिलचस्प था। उन्होंने देश भर में स्थित भारत के कई प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संस्थानों में के लिए काम किए हैं। सबसे बढ़कर उनके अनुसार देश का युवा बहुत ही प्रतिभाशाली है। उनको अपनी योग्यता साबित करने के लिए अवसर की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने उनके लिए अच्छे काम करने का उनको साथ देना यह तय माना। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया था। रामेश्वरम के पेई कुरुबु मैदान के कलाम के अंतिम संस्कार के समय 3.5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। उनके पास कोई भी संपत्ति, टीवी, फ्रिज, कार, एसी नहीं थी, लेकिन उनके पास लगभग 2500 किताबें, 6 शर्ट, 1 जोड़ी जूते, 1 वॉच, 4 पतलून और 3 सूट थे। उन्होंने किताबों के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कॉलेज के अंदर या बाहर दिए गए व्याख्यानों के लिए कोई भी शुल्क नहीं अपनाया। प्रौद्योगिकी के प्रति उनका प्रेम कोई रहस्य नहीं है और वे नवीनतम घटनाओं पर नज़र रखते हुए दिखाई देते हैं। वे हमेशा शाकाहारी रहे। उन्हें जो भी परोसा जाता था उससे वे हमेशा खुश रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने धर्म का ढोंग करते हुए उनको नहीं देखा गया है, ना ही कई धर्म का ढोंग करते हुए उन्होंने कोई भी प्रचार किया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में शुरू में अंग्रेजी में प्रकाशित की गई थी, लेकिन उसके बढ़ते हुए प्रतिसाद को देखते हुए अंग्रेजी के साथ साथ और भी 13 भाषा में उसका अनुवाद किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अपार उपलब्धियों की एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, जिसमें वे इतिहास में एक महान व्यक्ति तो बन गए हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाई है। रोल मॉडल, आइकॉन, मृदुभाषी, संगीत प्रेमी, वीणा वादक और भावुक शिक्षक। जिस तरह से उन व्यक्तियों का जीवन प्रस्तुत उन अपने जीवन में किया है, एक समाचार पत्र वितरण करने वाले लड़के के से एक प्रख्यात वैज्ञानिक, राष्ट्रपति और सबसे बढ़कर एक असाधारण इंसान बनने की उनकी जीवन से हमें सीख मिलती है। भारत के इतिहास के पन्नों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का शानदार शख्सियत के रूप में चमकते रहेंगे। न केवल भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में, बल्कि एक शानदार वैज्ञानिक रूप में भी जिनका
विज्ञान और अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में योगदान अद्वितीय रहा है। उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित भारत सरकार से भारत रत्न का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। दूरदर्शी और अग्रणी डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हें भारत की मिसाइल प्रौद्योगिकी के उल्लेखनीय उच्च उच्च तरह से उनके पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिकाएं अपना जीवन समर्पित किया है। अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के पीछे एक प्रमुख वास्तुकार वे बने, जिसके भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया और वैश्विक स्थिति में वैज्ञानिक क्षेत्र में अपनी स्थिति भारत की मजबूत की। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के रूप में आई, जिसके देश में अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। दुनिया ने उनके अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए भारत की मिसाइल मैन की प्रतिष्ठित उपाधि उन्हें सम्मानित की गई थी। मिसाइल प्रौद्योगिकी में डॉक्टर अब्दुल कलाम में अभूतपूर्व काम करने के साथ साथ भारत का कद उन्होंने बढ़ाया है, बल्कि अगणित महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित भी किया है। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित उनको किया तो गया, जिसके पूरे देश ने, उनके नागरिक ने उनको प्रिय राष्ट्रपति का भी दर्जा दिया। उनकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता, सुलभता उन्हें 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल के दौरान एक प्रिय नेता बना दिया है। अपने पूरे जीवन में वे देश की युवाओं को पोषित करने के लिए, भारत की भविष्य को आकार देने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों और उनकी प्रशंसाओं को बावजूद अब्दुल कलाम एक विनम्र और व्यवहारिक व्यक्ति बने रहे। वे ईमानदारी और समर्पण के प्रतिमूर्ति बने, जिन्होंने अपने सभी लोगों को एक अमिट छाप छोड़ी है, जिन्हें उनके साथ रहने वाले सौभाग्य मिला। आज जब हम इस दूरदर्शी नेता और असाधारण वैज्ञानिक के रूप में असाधारण जीवन विरासत के याद करते हैं, तो उनकी शिक्षाएं और उनका आदर्श देश के प्रगति और नवाचार की ओर ले जाते हुए प्रतिध्वनित करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत आज भी जीवित है, जो पीढ़ियों के लिए अपने बड़े सपने देखने के लिए, ज्ञान को अपनाने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अथक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी स्मृति में हम न केवल उनके उल्लेखनीय व्यक्ति का सम्मान करते हैं, बल्कि भारत के अटूट भावना, व्यापक भलाई के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अथितता, प्रतिबद्धता के प्रति हम सम्मान करते हैं। आज के इस विशेष भाग में हमने देखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनकी जीवनी में किस तरह से चढ़ उतार आए, किस तरह से अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष करके एक ऐसे मुकाम को पाया जहाँ पे लोगों के लिए एक प्रेरणादायी एक व्यक्तिमत्व बने और लोगों के लिए एक आइडल बन गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्यक्तिमत्व के साथ। तब तक थैंक यू। स्टे ट्यून विद ओशनिक इकोनॉमिक्स।